हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, फिर से वैसे क्वेश्चंस को लेकर के आ गए हैं जो बहुत ही वीवीआई हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हाँ, तो ये भी ईवीएस के ही प्रश्न हैं। अगर आपने शुरू से मेरे वीडियोस को देखा होगा तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। तो आइए बिना डिले किए क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो कुछ इस तरह है कि नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं जी। तो कथन ए है कि कौवा पेड़ की बहुत निजी डाल पर घोंसला बनाता है, और कथन बी है कि वीवर पक्षी दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन दोनों गलत है, चूँकि कौवा जो है पेड़ की निजी डाल पर नहीं बल्कि ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, और दो पत्तों को सी करके जो है टेलर बर्ड अपना घोंसला बनाता है। तो ए और बी दोनों गलत है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर में कि ए और बी दोनों गलत हैं। तो इसका सही जवाब 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है, सबसे उपयुक्त कारण है ना। तो ईवीएस जो है वो एकीकृत सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। तो ऐसा करने का सबसे अच्छा कारण क्या है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन सही है। यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। बिल्कुल ये भी सही है, तो बी ऑप्शन भी सही है। छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है। तो बोझ को कम करने का मकसद तो ईवीएस का ऐसा नहीं है, तो ये नहीं होगा। और जो है कि एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है। देखिए, ये दोनों बातें नेगेटिविटी की ओर लेके जा रही हैं, तो ये भी नहीं होगा, है ना, डी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका ए और बी ऑप्शन सही होगा जी। तो ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर है। 4 नंबर में है ए और बी, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पहले समझिए, ईवीएस को बनाने का मतलब ये नहीं कि टीचर को जो है सुविधा हो या उसके भार को कम किया जाए, ऐसा नहीं है। बच्चों को किस तरीके से बाहर की दुनिया से जोड़ा जाए, ये ईवीएस का मकसद है जी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये देखना है कि जो नहीं है, नेगेटिव टर्म को देखना है। हथिनियाँ झुंड में रहती हैं, ये बात भी सही है। एक झुंड में 20 से 25 हथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं, ये गलत है, चूँकि उसमें जो है वो 10 से 12 होता है। तो हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, ये बात भी सही है। तो उसमें गलत कौन है? 3 नंबर जी, चूँकि इसमें 10 से 12 हाथी ही रहते हैं झुंड में। अगला देख लेते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन चूँकि बहुत बड़ा है, इसको ऐसे बोर्ड पे समझना ज़्यादा अच्छा होता, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? तो प्यारे बच्चे, पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। विलुप्त होने कगार पर है, प्रचुर मात्रा में है, विदेशी है, स्थानिक है। तो देखिए, अगर कोई प्रजाति एक्स है जो केवल वायु भाग में ही पाई जाती है, तो ऐसी जातियों को स्थानिक जाति कहते हैं, है ना जी। जो एक ही क्षेत्र में हो, किसी खास भाग में हो, उसको स्थानिक जाति कहा जाता है जी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, स्टील, ब्रास, टीन। तो प्यारे बच्चे, इसमें नहीं होगा, टीन जो है वो एलिमेंट है, और यहाँ पर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम दोनों एलिमेंट है। इसमें लिथियम एलिमेंट है। तो स्टील, ब्रास और ब्रॉन्ज, है ना, ये तीनों के तीनों क्या है? मिश्र धातु हैं जी। ब्रॉन्ज को अंग्रेजी टर्म है, कांसा बोलते हैं, ब्रास को पीतल बोलते हैं, और स्टील इस्पात को। तो 66 का एक नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता? ऐसा प्रश्न है। तो ऐसा प्रश्न क्या है ना, ऐसा प्रश्न है।
दार्शनिक प्रश्न है, अभिसारी प्रश्न है, काल्पनिक प्रश्न है, अपसारी प्रश्न है। तो देखिए, चूंकि इस प्रश्न के कई सारे जवाब हो सकते हैं तो इसलिए ये ओपन एंडेड प्रश्न है और खुले मतलब उत्तर वाले प्रश्न हैं, तो इसका सही जवाब होगा अपसारी प्रश्न। अपसारी का मतलब ये होता है एक बिंदु से कई दिशाओं में फैल जाना। अगर आप फिजिक्स से पढ़े होंगे तो अपसारी किरण पुंज वगैरह पढ़े होंगे जी। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में 7:30 PM है, उस दिन 2 PM होगा कराची में, लंदन में, जापान में, ढाका में। तो आपको मालूम है कि भारत का समय जो है वो 5.5 घंटा आगे है, किससे? तो लंदन से। तो 5.5 घंटा पीछे जाएंगे अगर 7:30 में, तो उस वक्त जो है 2 बज रहा होगा, 2 PM हो रहा होगा कहाँ पे? तो लंदन में। तो लंदन से जो है 5.5 घंटा समय आगे है भारत का। एक और सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच को बढ़ावा देती है जी? तो यात्रा थीम है एक, है ना। अब 6 थीम होगा, आपको पता है EVS में। आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों का चित्र दिखाना, छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा अनुभवों को बताने के लिए कहना, छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना। पहले तो सवाल को समझिए कि यात्रा जो है एक थीम है EVS का। अगर आप इसको पढ़ा रहे हैं तो इसको मतलब पढ़ाना जो है, इसमें एक शब्द है कि पढ़ाते समय जांच यानी इंक्वायरी बढ़ावा देती है। कौन सी चीज़ें करेंगे जो कि इंक्वायरी को बढ़ावा देगी? तो विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना, चित्र एकत्र करने के लिए कहना। लेकिन यहाँ तीसरा नंबर जो ऑप्शन है कि छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा अनुभवों को बताने के लिए कहना। ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चा बाहरी दुनिया से जुड़ने लगेगा। चित्र को दिखाना, चित्र को इकट्ठा करना, ये सब जो है यात्रा का जो है यात्रा थीम का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि EVS पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है: सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण। ये उदाहरण है आगमनात्मक उपागम के। आगमन विधि समझ रहे हैं ना, सहपाठी समूह द्वारा सीखना, रचनात्मक उपागम और उपदेशात्मक उपागम। तो अगर एक शिक्षक निम्न विधि का पालन कर रहा है, निम्नलिखित विधि का, जिसमें कहता है कि सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, मतलब एक दूसरे के साथ जो सहपाठी हैं एक दूसरे से बातचीत करें, है ना, और सहपाठी पुनरीक्षण। तो ये क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहपाठी समूह द्वारा सीखना, है ना, पेयर लर्निंग जिसको बोलते हैं। तो आगमनात्मक उपागम ये तो मैथमेटिक्स टेक्निक है। रचनात्मक उपागम, इसमें तो कुछ नया हो नहीं रहा है। उपदेशात्मक उपागम होता है कि जिसमें कोई उपदेश दिया जाता है, तो यहाँ तो कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है ना जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद हैं। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तीदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? तो सीधी सी बात है कि अगर ये हरे पत्तेदार सब्जी नहीं खाता है तो इसको विटामिन वगैरह नहीं मिलेगा, और ये तला भुना खाता है ना, तो इसको चर्बी ज़्यादा हो जाएगा, फैट ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन से पता चलेगा। प्लेगरा और अनीमिया, अस्कर्वी और अनीमिया, क्वासियरकोर और अनीमिया, मोटापा और अनीमिया। तो सीधी सी बात है कि अगर हरी सब्जी वगैरह नहीं खाएगा तो एनीमिया हो जाएगा आयरन की कमी से, और ज़्यादा चर्बीदार खाना खाएगा तो मोटापा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि EVS कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है। वे है स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझना। मानचित्र स्टडी समझ रहे हैं ना जी, नक्शा वगैरह को जो पढ़ाया जाता है। स्थानों की दिशाओं को समझना, प्रतीकों और पैमानों को समझना, और ऑप्शन है कि पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखन। तो EVS में छोटा सा बच्चा है वो तो अभी
पैमाने के नक्शा के अनुसार सटीक रूप से तो आरेखन नहीं कर पाएगा, डायग्राम नहीं बना पाएगा। हाँ, उसको स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ होगी, दिशाओं की समझ होगी, प्रतीक और पैटर्न जो है, पैमाना जो है वो उसकी समझ हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका ए, बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन होगा? ए बी सी कहाँ? 2 नंबर में ए बी सी है ना, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। तो प्यारे बच्चे इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, है ना जी। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की स्थिति, इसको कैसे समझ सकते हैं? तो आइए इसको एक नक्शा से समझते हैं। प्यारे बच्चे, नक्शा दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैंने कोशिश तो की। अच्छा ठीक है, इसको कभी बोर्ड में पढ़ाएंगे तो बता देंगे जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? चर्चा, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, कला, एकीकृत शिक्षा। तो ईवीएस पढ़ाने में इसमें जो रणनीति अनुभव के आधार पर सबसे अच्छा होगा, चर्चा वो होगा, बिल्कुल सही है। प्रदर्शन ये तो टीचर बेस्ड होता है, ये नहीं होगा। क्षेत्र भ्रमण बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। कला एकीकृत शिक्षा बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए सी डी। तो ए सी डी ऑप्शन में है क्या? तो हाँ, 4 नंबर में है ए सी डी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ईवीएस में पर्यावरण अर्थात मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। बिल्कुल, अगर पर्यावरण ईवीएस में पर्यावरण की बात करें तो इसमें सब हो जाएगा ए बी, बी बी, सी बी, डी बी। क्या ऑप्शन कुछ इस तरह का है? बिल्कुल एक ही नंबर में ऑप्शन में है ए बी सी डी। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे बच्चे, क्लास आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आज की क्लास में प्यारे बच्चे इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।